नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से मैं वीना मिश्रा जबलपुर संभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं यहां कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 12 बाजार दर्शन का अंतिम और तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूं। तो आज हम यहां पढ़ेंगे पैसे की व्यंग शक्ति, पेज नंबर 90 से पेज नंबर 92 तक, अनीति शास्त्र अर्थात पाठ के अंतिम बिंदु तक। तो आइए यहाँ हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कुछ पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके लिए। आप जब बाजार जाते हैं तो आप पर बाजार का जादू निम्न में से किस स्थिति में चलता है? ये हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। आपकी जेब भरी और मन खाली हो तो क्या तब जादू चलता है? यदि आपकी जेब में बहुत पैसे हैं और मन असंतुष्ट है, खाली है। आपकी जेब खाली और मन भी खाली हो, अर्थात जेब में पैसे नहीं हैं किंतु मन असंतुष्ट है, क्या तब जादू चलता है? आपकी जेब भरी और मन भरा हो, जेब में तो पैसे हैं किंतु मन पूरी तरह से संतुष्ट है, क्या तब जादू चलता है? चौथी स्थिति है, आपकी जेब तो खाली है और मन पूरी तरह से संतुष्ट है, क्या तब जादू चलता है? ये चारों स्थिति में आप स्वयं अनुमान लगाइए। पहले में उत्तर होगा कि जादू असर करेगा, दूसरे में भी जादू असर करेगा, तीसरे और चौथे में जादू असर नहीं करेगा क्योंकि वहां मन संतुष्ट है, भरा हुआ है। भगत जी रोज कितने आने की कमाई करते थे? यहाँ 4 आपके लिए विकल्प हैं, 20, 10, 6 और 8। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 6 आने। भगत जी को कौन सी शक्ति प्राप्त है जिससे अन्य लोग वंचित हैं? गर्व, संयम, लोभ या लज्जा? भगत जी के पास जो शक्ति है, जो बल है, वो है संयम का बल। तो आप अपना स्वमूल्यांकन करिए कि आपने सही उत्तर दिए हैं अथवा नहीं दिए हैं। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं पाठन। पहला संकेत हमने लिया है पेज नंबर 90 से, पैसे की व्यंग शक्ति से जड़ की विजय है। जड़ की विजय है, ये पेज नंबर 91 के पहले पैरा में खत्म हो रहा है। कुछ यहाँ शब्दार्थ है। दारुण अर्थात भयंकर, लीक रेखा, स्पृहा अर्थात इच्छा, वंचित यानी बिना या हीन, विडंबना अर्थात दुर्भाग्य, संचय का संग्रह, कृतघ्न अर्थात उपकार न मानना, और कृतज्ञ का होता है उपकार मानना, दोनों विलोम शब्द हैं। अकिंचित कर अर्थात अशक्त, चेतन अर्थात सजीव, अजेय जैसे जीता न जा सके, अपर अर्थात दूसरा। और यहाँ कुछ मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे आंखों में उंगली देना अर्थात जबरदस्ती दिखाना। आपकी आंखों में उंगली डालकर कोई जबरदस्ती आपको दिखाए कि देखो ये खाने में आज हलवा बना है, तो आपको देखना ही पड़ेगा मजबूरी में। वैसे ही पानी पानी होना अर्थात शर्मिंदा होना। तो आइए पाठन शुरू करते हैं, सार बाद में देखेंगे। मेरे साथ आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है, दारुण अर्थात भयंकर है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। अब यहाँ हमने इस अनुच्छेद को नाम दिया है, शीर्षक दिया है पैसे की व्यंग शक्ति। व्यंग अर्थात ताना मारना, उसमें पैसे में एक ताकत होती है ताने देने की, तो उसी के बारे में यहाँ बताया है कि यह बहुत ही भयंकर होती है। लेखक ने स्वयं का उदाहरण दिया है, मैं पैदल चल रहा हूँ। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, मान लीजिए ये लेखक है, ये पैदल जा रहे हैं कि पास ही से धूल उड़ाती हुई एक मोटर निकल गई। वह क्या निकली? मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई। मतलब वह मोटर क्या बगल से गुजर गई, ऐसा लगा कि मेरे हृदय को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक, अर्थात मेरे हृदय को मैं एक ईर्ष्या की, जलन की भावना पैदा करती हुई एक रेखा मेरे हृदय में खिंच गई हो। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर। ऐसा लगा कि किसी ने मेरी आंखों में उंगली डालकर अर्थात जबरदस्ती मुझे दिखा दिया कि देखो वो मोटर है, नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो।
और तुम जो कि पैदल जा रहे हो उस मोटर से वंचित हो, अर्थात तुम्हारे पास वह मोटर नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। अर्थात यहाँ ये बताया है कि जिनके पास धन है, पैसा है, उनके इस दिखावे की चीज़ों को देखकर जो साधारण मनुष्य है उसके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। वो अपने आप को हीन समझ लेता है, और केवल अपने आप को नहीं बल्कि जिनसे वह जुड़ा हुआ है, जिन माता पिता से वह जुड़ा हुआ है, उनको भी वह हीन समझ बैठता है। आगे सुनिएगा। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनकी यहाँ मैं जन्म लेने को था। अब देखिए, लेखक क्षण भर में ये सोच बैठा कि क्या मुझे ऐसे ही दरिद्र माँ बाप मिलने थे जिनके पास मोटर भी नहीं है? क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर देती है। अर्थात उस मोटर में इतनी व्यंग शक्ति थी, उस मोटर के में इतनी ताकत थी कि वो क्या निकली, उसने मुझे मेरे मन में ऐसी ईर्ष्या की भावना पैदा कर दी कि मैं अपने माता पिता को के प्रति भी कृतज्ञ हो गया, उनके उपकारों को भूल गया। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? अब पुनः लेखक किस पर पहुंच गए? भगत जी पर। अकिंचित कर अर्थात अशक्त। अशक्त तो अकिंचित कर इसको अर्थहीन भी कह सकते हैं, कि ऐसा मनुष्य जो अर्थहीन है, जो बहुत ही साधारण सा है। क्या ये लोक वैभव की, ये लोक वैभव है, मोटर, कार, बड़े बड़े मोबाइल, धन दौलत, जेवर, ये सब लोक वैभव की चीजें हैं। तो ये हम पर ऐसा ताना मारती है, ऐसी व्यंग शक्ति डालती है, किंतु यह व्यंग शक्ति उस अर्थहीन मनुष्य अर्थात भगत जी के सामने कैसी हो जाती है? चूर चूर हो जाती है, अर्थात पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस व्यंग शक्ति का जादू उन पर नहीं चलता। चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी, पानी पानी होना अर्थात शर्मिंदा होना। अर्थात ये पैसे की व्यंग शक्ति भगत जी के सामने पानी पानी अर्थात शर्मिंदा होकर रह जाती है। एक साधारण व्यक्ति जिसके पास संयम नहीं है, उसके मन में उसने ईर्ष्या पैदा कर दी, अपने माता पिता के प्रति वो कृतज्ञ भाव पैदा कर दिया। किंतु भगत जी जो संयमी व्यक्ति हैं, उनके सामने ये पैसे की व्यंग शक्ति नहीं चलती, वह व्यंग शक्ति उनके सामने शर्मिंदा हो जाती है। तो क्या, तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को भी पिघला देता है? तो यहाँ लेखक स्वयं से पूछ रहे हैं कि वो कौन सा बल है भगत जी में जो व्यंग की क्रूरता को पिघला देता है, और जिसके आगे भगत जी अजेय बने रहते हैं, अर्थात उनको कोई भी जीत नहीं सकता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि हम उस शक्ति को, उस बल को कोई भी नाम दे सकते हैं, परंतु वो उस तल अर्थात धरती की वस्तु नहीं है, क्योंकि धरती में ऐसा संयम होना मनुष्य के पास बहुत ही दुर्लभ होता है। जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, उस धरती में जहाँ संसारी वैभव ही फलता फूलता है, वही तरक्की करता है, ऐसी धरती में ये संयम नाम की चीज बहुत कम होती है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर अर्थात दूसरी, अर्थात भगत जी में जो ताकत है, जो बल है, संयम है, वो इस धरती का तत्व नहीं है, वो किसी दूसरी जाति का तत्व है। दूसरी जाति कौन सी? लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल अर्थात होता है धार्मिक, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। इसे बहुत से नाम देते हैं लोग बोलते हैं कि अरे वो बहुत स्पिरिचुअल प्रकार के व्यक्ति हैं, बहुत आत्मिक है, बहुत धार्मिक है, उनमें नैतिक बल है। तो लेखक कह रहे हैं मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं, अर्थात लेखक उन शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहा, ये बड़े बड़े शब्द हैं, और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। सरोकार अर्थात मतलब, मुझे इस तरह के बड़े बड़े शब्दों से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेखक इन शब्दों पर नहीं अटकना चाहता, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है,
वहाँ उस बल का बीज नहीं है। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में तृष्णा अर्थात लालच है, बटोरने की लालसा है, स्पृहा अर्थात इच्छा है, वहाँ पे ये संयम जो ताकत है, संयम की ताकत, उसका वहाँ बीज भी नहीं है। ठीक है, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। अर्थात यदि मनुष्य संचय संग्रह करना चाहता है, लालच चाहता है, वैभव की कामना करता है, तो इससे वह बलवान नहीं हो जाता, बल्कि उसकी निर्बलता ही प्रमाणित होती है, निर्बलता ही सिद्ध होती है। जिस व्यक्ति में संयम है वो बलवान है, और जिस व्यक्ति में संयम नहीं है वह कमजोर है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जिसमें अपने आत्मा का बल नहीं होता वो धन को जोड़ने की तरफ झुकता है। यह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की ओर और चेतन पर जड़ की विजय है। ऐसा करना मनुष्य पर धन की विजय है और चेतन अर्थात सजीव पर निर्जीव की विजय है। मनुष्य सजीव व्यक्ति है, किंतु ये निर्जीव मोटर कार, गाड़ी, बंगला उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि जिनके पास संयम होता है उस पर पैसे की व्यंग्य शक्ति काम नहीं करती है। आइए सार देखते हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति चुभने वाली होती है। पैदल चलने वाले के पास से गुजरती धूल उड़ाती मोटर उस पर व्यंग करती है कि तेरे पास मोटर नहीं है। वह सोचता है मैं कितना अभागा हूँ, नहीं तो किसी मोटर वाले के घर जन्म क्यों न लेता। पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव चूरन वाले भगत जी पर नहीं होता, उनमें इससे बचने का बल है। यह बल उसी को प्राप्त होता है जिसमें तृष्णा और संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है। इस बल को आत्मिक, नैतिक, धार्मिक कोई भी बल कह सकते हैं। जिसमें यह बल होता है वह बाजार के व्यंग्य से प्रभावित नहीं होता। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। भगत जी और हम विद्वानों में यही अंतर है। अर्थात हम अपने आप को विद्वान जरूर कहते हैं, पर भगत जी जैसा बल अर्थात संयम का बल हम में नहीं है। तो भगत जी ज्यादा बलवान हुए और हम कैसे हुए, निर्बल हुए। तो यहाँ पे आपने इन दो पैराग्राफ में देखा कि पैसे में कितनी व्यंग्य शक्ति होती है, जल्द ही हमारे अंदर एक ईर्ष्या भावना पैदा कर देती है। तो आइए अर्थबोध संबंधी कुछ 3 प्रश्न हैं यहाँ पर। पैसे के व्यंग्य का मनुष्य पर क्या असर होता है, इन्हें आप नोट करिए, इनके उत्तर लिखिए। पैसे का व्यंग्य किस पर नहीं चलता। संग्रह करने वालों को लेखक ने बलवान कहा है या निर्बल कहा है। इनके आप स्वयं उत्तर देंगे और स्वमूल्यांकन करेंगे। चलिए दूसरे संकेत बिंदु की ओर बढ़ते हैं। यहाँ यह शुरू होता है एक बार चूरन अर्थात पेज नंबर 91 से, एक बार चूरन से कल्याण ही चाहते हैं तक। पहला शब्द है पशोपेश जिसका अर्थ है असमंजस। दूसरा शब्द है अभिवादन अर्थात नमस्कार करना। पंसारी किराने की दुकान, पंसारी कहते हैं। अप्रीति अर्थात प्रेम ना होना। तो आइए गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आप साथ में देखिएगा। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। पुनः यहाँ भगत जी के पास पहुंच गए हैं लेखक और पुनः उनका उदाहरण हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार वे कहाँ दिख गए, बाजार के चौक में। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। आप चित्र में देख सकते हैं, भगत जी बड़े बाजार से जा रहे हैं और लेखक उनको दिख गए तो उन्होंने कहा जय जय राम। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी। यहाँ लेखक ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भगत जी में यदि संयम है तो उसका कारण ये नहीं है कि वे बाजार से आंख बंद करके चलते हैं, उनकी आंखें खुली हैं। ये कैसे सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने लेखक के अभिवादन का जवाब भी दिया है। इसका शीर्षक जो हमने दिया है भगत जी के लिए बाजार की उपयोगिता। ठीक है, तो आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम हो रहे थे। कोसना मतलब होता है गाली देना, बकना। उन्होंने बाजार को बिल्कुल भी बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि वो अपने काम से काम रखते थे, उनमें संयम था। तो बाजार भले ही सजा हो किंतु उनके मन से उसके लिए कोई बुरी भावना प्रकट नहीं हुई। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। आप देख रहे हैं चित्र में
कितने लोग हैं जो भगत जी को नमस्ते कर रहे हैं? वो इसलिए कि वो उत्सुक थे कि भगत जी हमें पहचाने। आप देखते होंगे जब कोई बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति निकलता है या किसी समारोह में आता है तो हमें लगता है कि काश ये हमें पहचान लेता तो हमारी भी थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती। तो वैसा ही हाल यहाँ पे है। भगत जी भले ही एक छोटे से चूरन की फेरी लगाते हैं, किंतु उनका इतना सम्मान है कि जो भी उनको देखता है वो नमस्ते करता है और उनको उम्मीद रहती है कि ये मुझे पहचान ले तो लोगों में मेरा सम्मान भी बढ़ जाए। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया, सबको उन्होंने नमस्ते किया। ठीक है, इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली हैं। ये उदाहरण क्यों दिया लेखक ने? ये बताने के लिए कि भगत जी की आंखें बंद नहीं थी, अपितु खुली थी, वे सबको देख रहे थे। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उनमें नहीं थी। अर्थात भौचक्के हम कब रह जाते हैं? जब हम सजा हुआ बाजार देखते हैं और उसकी चकाचौंध हमको भौचक्का कर देती है। तो ये आदत भगत जी में नहीं थी। वे इतने लाचार नहीं थे कि बाजार की सुंदरता देखकर भौचक हो जाते। व्यवहार में पशोपेश उन्हें नहीं था, उनके व्यवहार में कोई असमंजस नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें क्या खरीदना है। और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। और जो आश्चर्यचकित होता है वो खोया सा खड़ा रह जाता है कि मैं क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं। किंतु उनमें ये आदत भी, ये प्रवृत्ति भी दिखाई नहीं दे रही थी। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, बहुत अच्छा अच्छा सामान सजा था वहां पर। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं थी, किंतु भगत जी के मन में इन सबके प्रति अप्रीति, अर्थात ऐसा नहीं था कि प्रेम नहीं था, वे सबको प्रेम भरी निगाह से देख रहे थे। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि वो बाजार के सारे माल को अपने दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर थी। उस माल के प्रति विद्रोह नहीं था, वो प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं था। अर्थात रिक्त अर्थात खाली, उनके हृदय में खालीपन नहीं था, वे संतुष्ट थे, संतोष से उनका मन लबालब भरा था। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर वे पड़े रह जाते हैं। अच्छी अच्छी दुकानें हैं, फैंसी अर्थात नए किस्म के सामान वाली, किंतु वो किसी और उनका ध्यान नहीं जाता, वो पड़े के पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। पंसारी अर्थात किराने की दुकान, जो आप चित्र में देख सकते हैं। वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। हठपूर्वक अर्थात जबरदस्ती ऐसा वो कोशिश नहीं करते हैं कि बाजार की तरफ ना देखें, सहज भाव से चलते हैं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। अर्थात उनको चूरन बनाने के लिए जीरा और काला नमक चाहिए था, और बाजार तब तक उनके लिए उपयोगी रहता था तब जब तक वहां पर जीरा और काला नमक मिलता था, अन्यथा उनके लिए बाजार बिल्कुल उपयोगी नहीं है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। फिर उनके लिए इस चौक का कोई मतलब नहीं है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। अर्थात उनके मन में एक निश्चित भावना है, कि दृढ़ भावना है कि मुझे जीरा और नमक ही लेना है। हमने पहले भी पढ़ा था, यदि बाजार जाओ तो निश्चय करके जाओ कि क्या लेना है, और भगत जी निश्चय करके जाते हैं कि मुझे जीरा और काला नमक लेना है। इसलिए बाजार की सारी चांदनी का आमंत्रण उनके लिए बिखरा पड़ा रहता है और बेकार हो जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। अर्थात उसकी व्यंग शक्ति का उन पर असर नहीं पड़ रहा, इसलिए वो भूखी रह गई। यदि उन पर असर हो जाता तो वो तुष्ट हो जाती। ठीक है, तो क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान में मिल जाता है और वहां से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहता है।
अर्थात भगत जी बाजार के सौंदर्य की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। वे केवल अपनी ज़रूरत का सामान लेने जाते हैं और उसे लेकर सहज भाव से वापस आ जाते हैं। वे बाजार को ज़रा भी कोसते भी नहीं हैं। सारांश देखिएगा, भगत जी के लिए बाजार की उपयोगिता। भगत जी जब बाजार से गुजरते हैं तो उनकी आंखें खुली रहती हैं। वे सबका अभिवादन लेते व सभी को अभिवादन देते हैं। राह के बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़े रह जाते हैं, पर वे एक पंसारी की दुकान में रुकते हैं, वहां से जीरा नमक लेते हैं और सारे बाजार की चांदनी उनके लिए व्यर्थ अर्थात बेकार हो जाती है। बाजार की आवश्यकता उनके लिए केवल कितनी है? जीरा और नमक तक ही। अर्थात आप जब भी बाजार जाएं, निश्चित करके जाएं कि आपको क्या लाना है, तब आप अनावश्यक सामान बिल्कुल नहीं लाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अंतिम गद्यांश की ओर। पहले अर्थबोध के प्रश्न देख लीजिए। भगत जी सबका अभिवादन लेते व देते हैं, इससे क्या पता चलता है? लोग भगत जी के द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक क्यों थे? भगत जी किस दुकान में रुकते थे और क्यों? उत्तर स्वयं दीजिएगा और नोटबुक में लिखिएगा। अंतिम गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। इस गद्यांश को हमने जो शीर्षक दिया है वो है बाजार की सार्थकता। कुछ कठिन शब्द हैं जैसे बाजारूपन। बाजारूपन होता है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना। बेचक और ग्राहक, गाहक यानी ग्राहक और बेचक अर्थात बेचने वाला। अनीति यानी अन्याय। ठीक है, पढ़िएगा। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देते हैं जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेसिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। अर्थात यहाँ लेखक ने इस निबंध का समापन करने का प्रयास किया है और उन्होंने बाजार की सार्थकता बताई है कि बाजार को सार्थकता अर्थात एक सम्मान वे ही लोग दे पाते हैं जो जानते हैं कि उनको खरीदना क्या है, और जो नहीं जानते कि उनको क्या खरीदना है वे केवल अपने पैसे की ताकत दिखाते हैं, और इसी कारण वे केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को दे पाते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा पाते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, अर्थात ऐसे लोग अपने पैसे की ताकत दिखा के बाजार को एक दिखावे के लिए उपयोग करने वाली जगह बना देते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी, अर्थात ऐसे जगह में कपट भावना बढ़ जाती है। आप एक स्टोर देख रहे हैं, चूना लगाओ स्टोर। चूना लगाना मतलब किसी को क्या करना? धोखा देना या किसी का नुकसान कर देना। तो यहाँ पे बाजार में बहुत ऐसा होता है कि लोग बढ़े चढ़े दामों में लोगों को चीज़ें बेचते हैं, नकली सामान बेचते हैं और उनको चूना लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बाजार में सद्भाव की भावना घटते जाती है और कपट की भावना बढ़ते जाती है। इस सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाता। पहले एक संबंध होता था ग्राहक और बेचक में, आपसी संबंध की, आइए भाई जी बैठिए, क्या सामान लेंगे, तो अच्छे से दिखाते थे, सही दाम पर देते थे। किंतु आज वह सद्भाव घट रहा है। तो भाई भाई की, सुहृदय की भावना, पड़ोसी की भावना अब नहीं रह गई है और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। और आजकल बाजार में देखिए तो एक प्रोफेशनल रिश्ता है, व्यावसायिक संबंध है। एक ग्राहक है तो दूसरा बेचने वाला है, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की ताक में। ग्राहक चाहता है कि मुझे सस्ते से सस्ता मिल जाए और बेचक चाहता है कि मैं महंगे से महंगा बेच दूं और इसे चूना लगा दूं। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, एक को नुकसान हुआ तो दूसरे को लगता वाह मेरा तो फायदा हुआ है। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। ऐसे बाजार में आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है बल्कि एक दूसरे का शोषण होता है, एक दूसरे पर अत्याचार होता है, हम एक दूसरे का फायदा उठाने लगते हैं, तब कपट सफल होता है। ऐसे समय में कपट की भावना सफल हो जाती है और निष्कपट जो व्यक्ति होता है वो उसका शिकार हो जाता है। ऐसे लोगों को
चूना लग जाता है, अर्थात उनका नुकसान हो जाता है, वो लुट जाते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, अर्थात उल्टा है। ऐसा अर्थशास्त्र जो आज की मॉल की संस्कृति, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति को पोषण दे रहा है, उसको फल फूलने में साथ दे रहा है, उस अर्थशास्त्र को लेखक ने कहा है कि वो उल्टा है, वह मायावी शास्त्र है, अर्थात जादू से भरा हुआ शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र कदापि नहीं है, बल्कि क्या है, अनीति शास्त्र है, अर्थात अन्याय का शास्त्र है, क्योंकि इससे मनुष्य पर अन्याय होता है। तो लेखक ने यहाँ समापन किया है, सार देखिएगा। जो मनुष्य जानता है कि उसको क्या चाहिए, उसी से बाजार को सार्थकता प्राप्त होती है। तो हम और आप निश्चय करें कि हम बाजार को सार्थकता देंगे। अनावश्यक चीजें खरीदने वाले बाजार की शैतानी और व्यंग शक्ति ही बढ़ाते हैं, और जो लोग अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं वो बाजार में शैतानी और व्यंग्य शक्ति ही बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के कारण बाजार का सामाजिक सद्भाव घटने लगता है और कपट बढ़ने लगता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से उल्टा है, वह मायावी शास्त्र है। ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, अर्थात अन्याय का शास्त्र है। तो यहाँ लेखक ने हम सबको ये संदेश दिया है कि हम जब भी बाजार जाएं, अपनी आवश्यकता समझ कर जाएं और वही सामान लाएं जो हमें ज़रूरी है, अन्यथा बाजार का बाजारूपन बढ़ेगा, लोगों का सद्भाव घटेगा और हमारे समाज की जो सामाजिकता है, लोगों में सद्भाव की प्रवृत्ति है, उसका ह्रास होगा। तो आइए आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, जागो ग्राहक जागो, अर्थात हम एक ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, हमें जागना है और ऐसी बाजारूपन की संस्कृति से बचना है और अपने परिजनों को, अपने संबंधियों को भी बचाना है। ठीक है, यही संदेश हमें इस पाठ से ग्रहण करना है। तो अर्थबोध के प्रश्न देखिए, बाजार को सार्थकता कैसे व्यक्ति दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न, शोषण वाले बाजार के अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या कहा है। तो अब आपके लिए आगे एक गतिविधि है, इसको मैंने नाम दिया है चित्रांकन से शब्दांकन। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए और मैंने कुछ शब्द भी दिए हैं, अर्थात वाक्यांश दिए हैं। आपको चित्र देखकर उनमें शब्दांशों या वाक्यांशों को मैच करना है, मिलाना है। पहला है लालच बुरी बला है। अब बताइए इनमें से कौन सा चित्र है जो इस वाक्यांश को स्पष्ट करता है। दूसरा, उपभोक्तावादी संस्कृति अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब बनाती है। किस चित्र में आप इस तरह की भावना देख रहे हैं। तीसरा, बाजार एक जादू है जो हमें बुलाता है। आप देखिए यहाँ बुलाने का काम कौन कर रहा है, कोई संदेश दे रहे हैं जिससे लोग आए। चौथा, मन खाली है तो सब खरीदने का मन करता है। अब आप देखिए कौन सा चित्र है जिसमें मन से बहुत सी चीजें मन में भरी हुई हैं कि मैं ये खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, किसका मन खाली है। और पांचवा, परचेसिंग पावर। आपको ये कहाँ दिखाई दे रही है, किसने परचेसिंग पावर दिखाई है, बहुत सा सामान खरीद कर। तो इस गतिविधि को आप स्वयं करें और आपको अवश्य मजा आएगा और इस तरह की गतिविधि आप करने का स्वयं प्रयास करते रहिएगा। गृह कार्य, भगत जी के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। बाजार की सार्थकता किस में है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, बाजार का बाजारूपन बढ़ने से क्या आशय है। चौथा प्रश्न, इस संदेश, आप इस चित्र में देखिए एक संदेश लिखा है, आवश्यकता पर पुनर्विचार करें, जो आवश्यक हो वही खरीदें। इस संदेश पर विचार करें। सबसे बड़ा गृह कार्य आपका जीवन भर के लिए यही है कि आप इस संदेश पर विचार करें, क्योंकि ये पाठ का संदेश है और हमारे भारतीय समाज की आज एक विशेष ज़रूरत है। इस पर अवश्य विचार करें। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको अवश्य समझ में आया होगा।